Assalamu alaikum, this is Alvina Agha. I'm here again with another video. This video is again on constitutional law, and in this video I'm going to talk about the topic 3rd June Plan, Mountbatten Plan और 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये तीनों नाम जो है एक ही टॉपिक के हैं। अगर किसी भी तरीके से आपके पास क्वेश्चन अपेयर हो तो आपने यही सवाल अटेम्प्ट करना है, यही जवाब लिखना है जो इस लेक्चर में होगा। And yes, before I start this video formally, I need to ask all of you, do not forget to subscribe to my channel, like and comment, and yes, share it above all if you guys feel that your concepts have been clear. एक और फजूल सी बात मैं ज़रा इस वीडियो में भी कर दूँ, वो ये है कि आई एम ट्राइंग टू चेंज द फ्रेम्स एंड ट्राइंग टू फिट इन एंड ट्राइंग टू लुक बेटर बिकॉज इन रियल आई वेंट टू द अदर रूम, आई वाज लुकिंग फार बेटर। इट्स अ रियल स्ट्रगल इन माई लाइफ। कभी भी मेरा ऑन स्क्रीन जो ये थोबड़ा है ना वैसा नहीं आता जैसा लग रहा होता है अनफॉर्चुनेटली। और जितना मेरा प्रॉब्लम है उतना ही मेरी जॉब भी स्क्रीन के आगे, कैमरा के आगे अपेयर होना है। और मेकअप में भी बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होता है। मेरा मेकअप आर्टिस्ट हर वक्त मैं उस बेचारे के साथ जो है ना लड़ती झगड़ती रहती हूँ और ख़ुद भी इसीलिए बगैर मेकअप की रहती हूँ कि बगैर मेकअप के ज़्यादा बेहतर लगती हूँ और स्क्रीन के ऊपर जो अपेयर हो रही होती है उससे रियल में बेहतर लग रही होती हूँ। अब बहुत हो गई फजूल बात, कमिंग बैक टू द रियल सब्जेक्ट जो कि हमने पढ़ना है। मैंने सोचा थोड़ा सा ये इस तरह इरेलीवेंट बातें करके आप लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दूँ और थोड़ा सा आपको कोर्स ड्राई ना लगे और थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो आप लोगों का पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्लीमेंट एटली कौन थे? क्लीमेंट एटली एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 20 फरवरी 1947 को ये अनाउंस किया हाउस ऑफ कॉमन्स में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना होगा इंडिया को, इंडियन रूलर्स को, इंडियन लीडर्स को, बेसिकली नॉट रूलर्स, इंडियन लीडर्स को हैंड ओवर करना होगा सारी पावर्स समेत। उनको पावर्स जो है 3 जून से ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए और 3 जून से पहले पहले ट्रांसफ़र हो जाए पावर्स उनको। 21 फैब 1947 को जो वॉइसराय थे वो चेंज हुए। इंडिया के पहले इंडिया के वॉइसराय जो थे वो वेववेल थे और फिर उसके बाद जो वॉइसराय आए वो माउंटबेटन आए, इसीलिए प्लान भी इन्हीं के नाम से रखा गया। इन्होंने ही ये पार्टीशन का प्लान प्रपोज किया, इसलिए आज भी या तो 3 जून प्लान बताया जाता है इसको, या फिर माउंटबेटन प्लान बताया जाता है, या फिर इसको बताया जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब 3 जून 1947 को क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्लान प्रपोज किया जो कि बेसिकली माउंटबेटन ने प्लान प्रपोज किया और उन्होंने पार्टीशन जो किया था, जो हिंदुस्तान को अलग किया था, वो बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया में अलग कर दिया था। पाकिस्तान की 14 अगस्त इंडिपेंडेंस और इंडिया की इंडिपेंडेंस 15 अगस्त। ये जो सिनेरियो था, पाकिस्तान और इंडिया की डिवीजन भी आपने देखी कि कैसे और किस तरह हुई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हिस्से में 3 स्टेट्स और भी आनी थी जो कि इंडिया ने हथिया ली। वो 3 स्टेट्स कौन सी थी? वो 3 स्टेट्स बेसिकली जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का कन्फ्लिक्ट तो आज तक जो है आपके सामने है। ये 3 स्टेट्स भी पाकिस्तान के हिस्से में आनी थी क्योंकि कहीं या तो मुस्लिम रूलर था और दोनों मौजूद थी, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रिलीजन की, और कहीं पे जो लीडर था वो हिंदू नहीं था तो उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम थी। दोनों सूरतों में भारत ने उसको हथिया लिया। कमिंग बैक टू द फैक्ट्स नाउ कि किस तरीके से क्या सिचुएशन हुई इसमें। बेसिकली जो माउंटबेटन ने था वो कुछ प्रोविंसेस ऐसे भी थे जिस तरह पंजाब और बंगाल, उसमें उन्होंने जो डिविजन्स की थी वो पॉपुलेशन की बुनियादों के ऊपर की थी। मतलब कि कौन सा हिस्सा भारत में होगा, कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में होगा। भारत को रिफ्रेश करके इंडिया बोलते थे क्योंकि भारत तो पहले था और इंडिया और पाकिस्तान बाद में बना। यानी भारत एक मदर समझ ले और उसके 2 बच्चे समझ ले, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो जब ये दोनों डिवीजन ये पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर हो गई तो इसमें बेसिकली एक बाउंड्री कमीशन फॉर्म करवाया गया था। जो बाउंड्री कमीशन किसने बनाया? वो सर सिरिल या सर साइरल रेडक्लिफ, व्हाटएवर यू गाइस वांट टू प्रोनाउंस इट, वेदर यू गाइस प्रोनाउंस इट विद सिरिल रेडक्लिफ और यू गाइस प्रोनाउंस इट विद साइरल रेडक्लिफ, देयर आर 2 प्रोनाउंसिएशंस। इन्होंने बेसिकली एक बाउंड्री कमीशन बनाया था। बाउंड्री कमीशन क्या था? यानी कौन सी बाउंड्री या कौन सा एरिया किसके पास है और कहाँ है, ये सिनेरियो था। इसमें ईस्ट और वेस्ट में पंजाब को डिवाइड किया गया और बंगाल को भी जो है ईस्ट और वेस्ट बंगाल में डिवाइड किया गया। इसके अलावा NWFP में जब रेफरेंडम करवाया गया, क्योंकि पॉपुलेशन का वहाँ पे भी जो है मसला ओरिजिन हुआ, तो रेफरेंडम के बाद NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं और रेफरेंडम में अप्रूव हो गया और वो पाकिस्तान के साथ आ गए। अब आसाम की बात हुई, आसाम में भी जो है रेफरेंडम करार दिया गया है। तो फिर वहाँ पे सिलट जो था पोर्शन, उन्होंने कहा कि हमने
पाकिस्तान के साथ आना है। अब इसमें आते हैं हम, लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड कर दिया भारत को। अब प्रिंसली स्टेट्स में जब डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया हो गया। 560 जो थी यहाँ पे मेंबर्स थे, इसके बेसिकली 560 स्टेट्स थी, और 560 स्टेट्स में 563 स्टेट्स थी, और 563 स्टेट्स में से 560 तो फट करके इंडिया के साथ ऑलरेडी चली गई। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो लीडर्स थे वो सारा की सारी जो लीडरशिप थी वो जिन्ना साहब की लीडरशिप में हो रही थी, और वहाँ पे जो गांधी जी थे उनकी लीडरशिप में हो रही थी। उनके पास नंबर ऑफ लीडर्स ज़्यादा थे, हमारे पास नंबर ऑफ लीडर्स कम थे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम यहाँ पे कि जो 3 स्टेट्स रह गई थी, ये जब डिवीजन की बात आ रही थी लॉर्ड माउंटबेटन की, तो उस वक्त जब 3 स्टेट्स रह गई थी उसमें कौन सी थी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। कश्मीर का कन्फ्लिक्ट आज भी वहीं पर है, और जूनागढ़ और हैदराबाद ये हत्या लिया गया हमसे। ठीक है, और एक और भी यूपी भी था, यूपी का भी जिक्र यहाँ पे नहीं होता, यूपी को भी हड़प लिया गया था। 4 थी बेसिकली जो स्टेट्स हड़प ली गई थी पाकिस्तान से। और दूसरा जो है इसके अंदर ये इतना सही प्लान है। अब ये तो एक इसकी वो बैकग्राउंड थी। कुछ पॉइंट्स इसके अगर हम कर लें लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के, तो मैं देख लेती हूँ उसमें कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ये बेसिकली द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था ये पार्लियामेंट ऑफ यूके में ब्रिटिश इंडिया में फॉर्म हुआ, और इसमें 2 न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बुनियाद रखी जाने की बात हुई, पाकिस्तान एंड इंडिया। और ये एक्ट जो है रिसीव हुआ रॉयल एसेंट 18 जुलाई 1947 से, एंड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 14th of August and India 15th of August. I have already mentioned these points. Lord Mountbatten reached India on March 24, 1947. As soon as he reached, he declared that he will complete the work of transfer of power into the Indian hands within the next few months, and he held consultations with the Indian leaders. For this purpose, in the meanwhile, the Indian Independence Bill was presented before British Parliament on July 4, 1947 and was passed in the Parliament in July 18, 1947. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 2 स्टेट्स स्टैब्लिश हुई थी यहाँ पे, और 2 स्टेट्स जो स्टैब्लिश होने की यहाँ पे बात जो जिक्र हुआ था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि 2 स्टेट्स की बात कर रहा था और अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने असेंबलीज और अपनी कंट्री की बात कर रहा था। 3rd जून प्लान में बेसिकली जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज माउंटबेटन प्लान, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज 3rd जून प्लान, or it is also known as 3rd June 1947. Yes, and what 2 points were there? The first point was plan of partition of India would be accepted by the British government. Means British accept करेगा पाकिस्तान और इंडिया को और भारत की इंडिपेंडेंस को. Number 2, the status of the independent government would be given to Dominion. और जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स होंगी उनको डोमिनियन का स्टेटस दिया जाएगा. सेलियंट फीचर्स इसके क्या थे? सेलियंट फीचर्स थे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया में 15th of August को जब पार्टीशन हुआ 2 इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनी, तो इसमें जो है पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह फॉर्म हुआ, तो ये भी मैं आपको बता चुकी कि कैसे ईस्टर्न बंगाल, वेस्टर्न बंगाल और ईस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न पंजाब और फिर सिंध और NWFP किस तरीके से इंक्लूड किया गया. बॉम्बे भी जो है, बॉम्बे बेसिकली वो भी मैंने आपको पहले वाले 1935 एक्ट में भी बताया था कि बॉम्बे से सिंध को अलग किया गया, और वो 14 पॉइंट्स जो बेसिकली जिन्ना साहब के थे उस पॉइंट्स की मबनी उसको देखा गया और उसको मद्देनज़र रखा गया और इस तरह अलग किया गया. ये सारी सिचुएशन क्लियर हो गया. लेजिस्लेशन की सुप्रीमेसी की बात इसमें हुई, और इसमें ये था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 provides the legislative supremacy of the 2 dominions. It was not obligatory on both the nations to accept the membership of the Commonwealth of Nations. The choice was left to India and Pakistan. अब कॉमनवेल्थ का आज भी इंडिया और पाकिस्तान मेंबर है. कॉमनवेल्थ एक बेसिकली एक एसोसिएशन है, जो एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसमें कॉमनवेल्थ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, और ये जो है जिस तरह डिफरेंट एसोसिएशंस होती है इसी तरह एक इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ एसोसिएशन. उन्होंने कहा था कि आप अगर हिस्सा बनना चाहते हैं कॉमनवेल्थ का तो आप बन सकते हैं, अगर नहीं बनना चाहते आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है. इसमें था सेसेशन एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो ब्रिटिश रूल था उसको ख़त्म करने की बात हुई थी, उसको एंड करने की बात हुई थी. 2 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज होंगी, यानी कि 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज होंगी. सारी की सारी पावर्स जो है वेस्टेड होंगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में.
राइट टू रीमेन मेंबर ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, यानी राइट मौजूद था दोनों हुकूमतों के पास कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन क्या था कि 1935 को एज एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया जा सकता है। 1935 हमने पढ़ लिया था, उसमें क्या था और इसके क्या फीचर्स थे। वो एज एन अपना आइन उसको बनाया जा सकता था। और वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। इफ़ यू गाइज वांट मी टू एक्सप्लेन इन अदर वीडियो तो मैं वो भी कर दूंगी, बट इफ़ यू गाइज आस्क मी टू डू दैट ओनली तो फिर मैं करूँगी। उसमें बहुत सारे और भी फीचर्स थे जो मुझे लगता है, लेकिन वो काफ़ी थे, बट स्टिल आप नोट्स वगैरह में से कुछ फीचर्स निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए थे। इसमें जो वीटो का राइट था वो भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह पहले वीटो का राइट था गवर्नर जनरल के पास, इसमें जो एम्परर ऑफ इंडिया था उसको ख़त्म कर दिया गया था। और एम्परर जो किंगडम थी इंग्लैंड की उसको ख़त्म कर दिया गया था, उसको टाइटल दिया गया था एम्परर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की अपनी वो एम्पररशिप। और ऑप्शन आर्म फोर्सेस और सिविलियन सर्वेंट्स के कहाँ थे? ऑल द सिविल एंड आर्मी सर्वेंट्स वर गिवन फुल ऑप्शन टू जॉइन ईदर द डोमिनियंस, यानी वो जिधर भी जाना चाहते हैं, जिसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं। टर्मिनेशन ऑफ सुजैनिटी ऑफ द क्राउन, यानी जाहिर है जो सुजैनिटी है, जो जागीर है, क्राउनशिप है, जो बादशाहत है, उसको ख़त्म किया जाए, ये था इसमें। और इसमें सेक्रेटरी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म किया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था उसको। और ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल उसको भी जो है न्यू डोमेनियंस दिए गए थे। और पहले वाले से तमाम तर चीज़ें डिफरेंट थी। राइट ऑफ डोमेनियन स्टेट था, इसमें अमेंडमेंट की गई थी। राइट टू अमेंड था इसमें गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को, यानी कि गवर्नमेंट के पास राइट था कि वो अमेंडमेंट्स करें, उसमें तरमीम करें या तरमीम करें 1935 के एक्ट में, जो कि वो एज एन इंटरिम गवर्नमेंट इस्तेमाल करेंगे अपनी हुकूमतों के बनने के बाद, जब तक वो अपना आइन नहीं बना लेते। अग्रीमेंट विद द ट्राइब्स, जो ट्राइबल वो लोग हैं या एरियाज जिस तरह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया था, उनके साथ नेगोशिएशन करना सक्सेशन वगैरह के लिए, ये तमाम तरह मामला थे। इसके तो हमने ये वाला सब्जेक्ट भी क्लियर कर दिया, ये भी इतनी ज़्यादा देर नहीं लगी, इसमें भी 12 मिनट्स लगे आपको समझने में। और बाकी 3 कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल से रह गए पाकिस्तान के, वो क्लियर मैंने करने। फिर उसके बाद लीडिंग केसेस के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि लीडिंग केसेस के हवाले से भी जो है मुझसे जो है रिक्वेस्ट की थी वन ऑफ माई क्लासमेट्स, तो वो भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।